हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। यह घटना चक्र दोस्तों बुक है दोस्तों। यह जो बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल है दोस्तों। और एग्जाम में दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अधिक आते हैं दोस्तों। आप लोग भी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं और इसमें दोस्तों सिस्टम से इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला गया है, जो कि दोस्तों 1990 से जनवरी 2023 तक इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल है। और दोस्तों यह बुक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोस्तों भारतीय इतिहास है ये। और भारतीय इतिहास से दोस्तों क्वेश्चन देखने को अधिक मिलते हैं दोस्तों, इसलिए दोस्तों यह जो है भारतीय इतिहास ही लेकर आए हैं। और इसमें सभी जीके जीएस को देखेंगे, भारतीय इतिहास का जो भी क्वेश्चन होगा। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखिए या मेरे इस वीडियो को देखिए या बुक लेकर पढ़िए, इस क्योंकि दोस्तों एग्जाम में दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं और निश्चित ही आएंगे। तो आते हैं सीधा प्रश्न पर। और दोस्तों बता दें, हमने यहाँ तक दोस्तों इसके पहले जो भी क्वेश्चन है हम पढ़ा चुके हैं। तो आज 54 से शुरू करेंगे, 54 नंबर क्वेश्चन से। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आप लोग को समय से वीडियो मिल सके। तो आते हैं सीधा प्रश्न पर। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप दोस्तों यह जो है अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज है। और जेम्स प्रिंसेप ने इन्हीं के द्वारा पढ़ा गया था अशोक के शिलालेख। आते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम व्यू से क्वेश्चन है। और दोस्तों ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सम्राट अशोक के राज देशों का सबसे पहले विकूटन अर्थात दोस्तों डिसाइफर किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप। दोस्तों क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा इसका लैंग्वेज चेंज है। तो जेम्स प्रिंसेप, इसका आंसर बी हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। आते हैं अगले प्रश्न पर। 56 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। तो किस लिपि में शिलालेख थे जो कि उत्तर पश्चिम भाग में? इस प्रकार इसका आंसर डी दोस्तों खरोष्टी लिपि में था। उत्तर पश्चिम भाग में अशोक का जो शिलालेख था वह खरोष्टी लिपि में था। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राही लिपि पता चला। तो कहाँ से पता चला था? वो स्थान बताना है जहां अशोक का ब्राही लिपि पता चला था। इसका आंसर दोस्तों बी अनुराधापुर। बहुत अच्छा प्रश्न है। अनुराधापुर से दोस्तों यह जो है पता चला था, जो कि अशोक का ब्राही लिपि का पता चला था। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सी एक लिपि दाईं और बाईं ओर लिखी जाती थी जो कि प्राचीन भारत में? इसका आंसर डी खरोष्टी दोस्तों, खरोष्टी जो कि यह जो है दाईं और बाईं ओर लिखी जाती थी प्राचीन भारत में, खरोष्टी लिपि। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं और लिखी जाती थी? तो इसका आंसर दोस्तों सी खरोष्टी दोस्तों। क्वेश्चन रिपीट हो गया, आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोग को याद भी हो गया दोस्तों। इसमें जो भी क्वेश्चन है रिपीट भी क्वेश्चन है, ऐसे याद हो जाएगा आप लोग को भी। और रिवीजन करते रहिए मेरे साथ। अशोक का अपने शिलालेख में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख हुआ है? तो शिलालेख में अशोक को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर डी दोस्तों, यह जो है यह प्रियदर्शी के नाम से अशोक को जाना जाता है, प्रियदर्शी। अगला प्रश्न पर आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा प्रियदर्शी दोस्तों। क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, आप लोग को याद हो गया प्रियदर्शी। और मुझे भी दोस्तों याद हो रहा है, और हम भी एग्ज़ाम देते हैं, मेरा भी एग्ज़ाम पढ़ता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पढ़ाते हैं, तो मेरा भी एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो आते हैं प्रश्न पर। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? उस अभिलेख का नाम बताना है। इसका आंसर बी अशोक दोस्तों। अशोक को प्रियदर्शी या एवं देवनाम प्रिय के नाम से अभिलेखों में अशोक को जाना जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में गलत है? तो अशोक के बारे में दोस्तों गलत चुना है। इसका आंसर डी हो जाएगा
जो कि अशोक के बारे में गलत है, तो गलत को नहीं देखेंगे, आइए सही को देख लेते हैं। अशोक के बारे में, इन पर बढ़िया पॉलिश था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वक्तव्य में अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में, तो अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में इन पर बढ़िया पॉलिश था, जो कि सही है। ये अंडखंड था, अंडखंड था, और यह जो है स्तंभ का शेप्ड सुडंकार था। तो ए बी सी सही है और डी जो है गलत है, और इसी का आंसर यही है डी। अगला प्रश्न पर आते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप में चित्र के साथ यह जो है रानायो अशोक अर्थात दोस्तों राजा अशोक उल्लिखित है। तो राजा अशोक किसमें उल्लिखित है, इसका आंसर एक हो जाएगा कंगना हल्ली। कंगना हल्ली दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में, तो यही जो है यही शिलालेख है वो कंगन हल्लू। इसी में दोस्तों अशोक के जो है जो अशोक के दोस्तों राजा का उल्लेख है, राजा अशोक का उल्लेख है, इसी को राण्य अशोक के नाम से जाना जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अभिलेखों में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, तो यहाँ पर व्यक्तिगत नाम का उल्लेख, इसका आंसर दोस्तों डी मास्की अभिलेख में मिलता है। अशोक का नाम व्यक्तिगत नाम जो है मिलता है मास्की अभिलेख में। और दोस्तों यहाँ पर है थोड़ा नोट्स है, नोट्स को देख लेते हैं। ये नोट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है, ये बात सही है, और उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुका है। मास्की, गुजरा, नेतुर, वुडेन गोलम के लेखों के अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। तो कहाँ कहाँ मिलता है दोस्तों, मास्की में मिलता है, और गुजरा, नेतुर, वुडेन गोलम, ये सभी में दोस्तों अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। तो आप लोग को याद हो गया होगा। चलते हैं प्रश्न पे। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है, इसका आंसर डी मास्की और लघु शिलालेख में अशोक का नाम उल्लेखित है। याद रखिएगा मास्की और लघु शिलालेख। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ है, तो नामोल्लेख हुआ है इसका आंसर एक गुजरा में दोस्तों। तो आप लोग को वहाँ बता दिए थे आप लोग को अशोक का नाम कहाँ कहाँ मिलता है, तो वहाँ भी है गुजरा अभिलेख में मिलता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अशोक का रूमीदेय स्तंभ संबंधित है, तो इसका आंसर एक हो जाएगा बुद्ध के जन्म से संबंधित है रूमीदेय, जो कि अशोक का यह रूमीदेय स्तंभ है और बुद्ध के जन्म से संबंधित है। आते हैं अगले प्रश्न पे। गुजरा लघु शिलालेख जिनमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, जो कि सही है, तो कहाँ स्थित है, इसका आंसर बी यह मध्य प्रदेश के दतिया जिला में है। मध्य प्रदेश के दतिया जिला में गुजरा लघु शिलालेख जो कि अशोक का नाम उल्लेख मिलता है, यह मध्य प्रदेश के दतिया जिला में है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिनमें अशोक के स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो उस स्तंभ का नाम बताना है जिसमें स्वयं मगध का सम्राट जो है बताया था अशोक। इसका आंसर डी हो जाएगा भाबरू स्तंभ में दोस्तों, जो कि मगध का स्वयं सम्राट बताया था भाबरू स्तंभ में। अगला प्रश्न है, कालसी प्रसिद्ध है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर सी अशोक के शिलालेख के कारण। कालसी जो है प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण ही प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ मिली है, तो उत्तराखंड के सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति जो मिली है वह जो है इसका आंसर डी हो जाएगा कालसी से दोस्तों मिली है। उत्तराखंड जो कालसी से मिला है शिलालेख अशोक का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, तो दोस्तों आइए इसे विचार करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इसका आंसर बी केवल 2 युग्म ही सही है। तो आइए देखते हैं 2 युग्म में कौन कौन से सही है। तो दोस्तों यह जो है धौली दोस्तों यह जो है उड़ीसा में है और पहला युग्म सही है, और दूसरा युग्म है एरकुंडी जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो पहला दूसरा ही सही है, 2 युग्म ही सही था, धौली उड़ीसा, एरकुंडी यह आंध्र प्रदेश में। आते हैं दोस्तों इसका नोट्स भी देख लेते हैं, यहाँ पर नोट्स है। तो यह जो है
विकल्पगत अशोक के शिलालेख में धौली जो कि उड़ीसा में है और एरगुंडी जो कि एरगुंडी कहे चाहे एरागुंडी या आंध्र प्रदेश में है, तो एक और दो सही है। और जौनगढ़ यह उड़ीसा में है और कालसी जो कि उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वयों के बारे में कहता है? तो कौन सा अभिलेख है जो कि धार्मिक संलयन के समन्वयों के बारे में कहता है? इसका आंसर एक 12वां शिलालेख। बहुत अच्छा, 12वां शिलालेख। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कौलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों के वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, कौलिंग युद्ध का विजय और क्षतियों का वर्णन। तो आते हैं और देखते हैं इसमें कौन सा सही है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। यह 13वां शिलालेख है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत अच्छा प्रश्न था दोस्तों, एग्जाम में वो बार बार रिपीट होता है वह क्वेश्चन। कौलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, तो फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। 13वां शिलालेख आप लोग को याद हो गया होगा और डाउट भी क्लियर हो जाता है। एग्जाम में आप लोग बैठिएगा तो क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो जाता है। किस अभिलेख में कौलिंग का विजय वर्णन है? इसका आंसर डी हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख में दोस्तों। हाथी गुफा अभिलेख में कौलिंग विजय का वर्णन किया गया है। दोस्तों मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं मगर शेयर नहीं करते, एक बार जरूर कीजिएगा मेरे वीडियो को शेयर। अशोक के निम्न अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो यहाँ पर दोस्तों धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित उस अभिलेख के नाम बताना है जो कि अशोक का ही अभिलेख है। इसका आंसर बी हो जाएगा। शिलालेख जो है यह जो है 12वां शिलालेख है, 12 नंबर का शिलालेख है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर नोट्स है, एक बार देख लेते हैं नोट्स को। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदाय के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है। धार्मिक सहिष्णुता हेतु यह जो है पालनीय उपाय बताया गया है। अगला प्रश्न है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताता है उनमें सम्मिलित है, तो उस अभिलेख का नाम बताना है जिसमें संगम राज्य के विषय से सम्मिलित है। तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। 2 और यह जो है 13, यही जो है जो सम्मिलित है, संगम राज्य से सम्मिलित है अशोक का जो है ये शिलालेख। अगला प्रश्न है 81 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो दक्षिणी राज्य का उल्लेख बताना है। इसका आंसर डी सातवाहन दोस्तों। यह जो है दक्षिण राज्य का जो है यह जो है दक्षिण राज्य का है, दक्षिण राज्य का है और यह उल्लेख जो है दोस्तों अशोक के अभिलेख से नहीं है। सातवाहन जो कि यह जो है दोस्तों यह जो है दक्षिण राज्य का है जो कि अशोक के अभिलेख से संबंधित नहीं है। और चोल संबंधित है, पांडे संबंधित है और सतयु पुत्र संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों टलेमी फिलाडेल्फस। टोलमी दोस्तों यहाँ पर होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। टोलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राज नए संबंध थे, तो अशोक के राज नए संबंध थे तो कहाँ का शासक था? तो इसका आंसर दोस्तों बी मिस्र का शासक था। टोलमी फिलाडेल्फस जो था यह मिस्र का शासक था जो कि अशोक के राजनय से संबंधित था। बहुत अच्छा प्रश्न है। और दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो जो तुरमय जो था ना, अशोक के तुरमय यह कहाँ का राजा था जो कि अशोक के समकालीन था? इसका आंसर तो एक हो जाएगा, यह मिस्र का था, यहाँ पर मिस्र का था। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राजवंश के शासक के सुदूर देश जैसे सीरिया मिस्र के साथ राजकीय संबंध था? तो किस राजवंश के शासक के सुदूर देश, तो वह राजवंश है जो सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध था, तो वह जो है शासक है। इसके अंदर सी मौर्य दोस्तों, मौर्य शासक है जो कि सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध था, सीरिया और मिस्र। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? तो इसका आंसर दोस्तों ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख से में पारंपरिक अवसर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह जो है पशु के वध पर थी, तो वो कौन सा अभिलेख है जो कि यह पारंपरिक तौर पर पशु बलि पर रोक लगाई गई थी? इसका आंसर भी हो जाएगा अष्टम अभिलेख, जो 5 में, ये जो है 5 में दोस्तों यह जो है संबंधित है पशु
पशु पर रोक लाई गई थी, जो कि स्तंभ अभिलेख 5 में ये सब चर्चा किया गया है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा खाद्यान्न की देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो इसका आंसर एक हो जाएगा सहगौरा ताम्रपत्र। दोस्तों यह जो है यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में अर्थात दोस्तों सहगौरा ताम्रपत्र में एक खाद्यान्न को देश में संकट में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश दिया गया है सहगौरा ताम्रपत्र में। अगला प्रश्न बताते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें। यहाँ पर कथन है, यहाँ पर कारण है। तो देखते हैं कथन, अशोक ने कलिंग को मौर्य समाज में जोड़ दिया था। और कारण है, कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता है। तो कलिंग जो है दक्षिण भारत को जाने वाली स्थलीय और समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ए और आर दोनों सही है और आर ए के सही स्पष्टीकरण है। तो दोस्तों जो दोनों सही है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर फिर कथन है फिर कारण है। तो कथन को देखते हैं, मौर्यकालीन शासक ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। और कारण है आर में, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ये सही है परंतु आर गलत है। तो पहला सही है और कारण दोस्तों गलत है। सही जो है, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। तो सही है पहला है कथन 1। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और यह मेगास्थनीज जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और यह यूनानी राजदूत था, ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेगास्थनीज दूत था तो किसका दूत था मेगास्थनीज? इसका आंसर एक सेल्यूकस का था। सेल्यूकस का जो था यह मेगास्थनीज दूत था किसका? तो सेल्यूकस का एक दूत था मेगास्थनीज। आते हैं अगले प्रश्न पर, बहुत अच्छा प्रश्न है। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? इसका आंसर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। अगला प्रश्न है, मौर्य समाज का सात वर्गों में विभाजित था। दोस्तों मौर्य समाज जो है 7 वर्गों में विभाजित था, ये बात सही है। और विशेष रूप से उल्लेख किया गया है किसमें? तो आइए देखते हैं किसमें उल्लेख किया गया है दोस्तों। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, जो कि 7 वर्गों में विभाजित है, उसमें यह इंडिका में उल्लेख किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? इसका आंसर दोस्तों डी, 7 वर्गों में। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, याद भी हो गया। आगे हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्रोतों से उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं था? तो आते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका। अगला प्रश्न है, मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। तो उल्लेखित है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। मेगास्थनीज की इंडिका में दोस्तों यह 7 वर्गों में विभाजित है और मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में मेगास्थनीज के इंडिका में यह वर्णित है। दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया होगा, याद भी हो गया आप लोगों को। आते हैं अगले प्रश्न पर। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने अर्थात दोस्तों चोरी करने के लिए इनमें क्या दंड दिया जाता था, जो कि मौर्य काल में? इसका आंसर एक दोस्तों मृत्यु दंड दिया जाता था। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, वह स्रोत जिनमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो इसका आंसर सी, इंडिका में। और पाटलिपुत्र के प्रशासन का बारे में इंडिका में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? क्योंकि मौर्य के नगर के प्रशासन के बारे में इसका आंसर बी, मेगास्थनीज के इंडिका में दोस्तों मौर्य के नगर के प्रशासन के बारे में विवरण प्रस्तुत करता है इंडिका, जो कि मेगास्थनीज का पुस्तक है। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है?
इसका आंसर डी एंडिका है दोस्तों। मैराथन की पुस्तक का नाम एंडिका है। कितना बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, भूलिएगा नहीं, और एक बार लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, और शेयर भी एक बार ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर अगला इसके बाद जो सेट लेकर आएंगे, इसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे 101 से। तो दोस्तों अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, भूलिएगा नहीं।